हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएसटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिनवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ वाणिज्य नगरी में भी आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 है बाजार संतुलन और लेक्चर नंबर 4 है। और आज की इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोग कुछ प्रश्न हैं जिसको हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया हो या आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, कोई न्यूमेरिकल क्यों नहीं हो, तो उस क्वेश्चंस की पिक है वो सेंड करनी है। मेरे कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, तो आप उस कांटेक्ट नंबर पर मुझे सेंड कर देना। तो वहां पर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है, कि उसका सॉल्यूशन है जो क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिए बेटा, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा और मैं टॉपिक्स पर चलता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि सर संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है। संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब भोक्ता की आय में, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है और सेकंड कह रहा है कमी होती है। यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो संतुलन कीमत और मात्रा किस प्रकार से इफेक्ट होगी, और यदि कंज्यूमर की इनकम अगर डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, वृद्धि और कमी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि और कमी, इन दोनों को बताना है। मैं एक ही रेखा चित्र पर इन दोनों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होती है तो इस प्रकार से संतुलन कीमत होगी, और अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो संतुलन कीमत इस प्रकार से इफेक्ट होगी। ठीक है, दोनों पॉइंट पर मैं एक ही डायग्राम बनाने की कोशिश है जो करने जा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, सबसे पहले ये आपका एक्स हो गया मूल बिंदु, और ये आपका वाई एक्स। यहां पर रखो आप कीमत, यहां पर आपकी मात्रा। ठीक है सर। सबसे पहले डिमांड कर्व बना देते हैं। तो देखिएगा, ये आपका मांग कर्व, ये आपका मांग कर्व। ठीक है सर। फिर ये आपका पूर्ति वक्र हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका पूर्ति वक्र, एसएस कर्व है। ठीक है, बिल्कुल सर। ये आपके संतुलन बिंदु हो जाएगा, इसको आप नाम दे दो ई पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, और यहाँ से आप जहाँ पे बाजार संतुलन है और वहां से जो मूल्य निकल कर आता है वो आपकी संतुलन कीमत है। ये आपके पी, ये आपके क्यू। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना, पहला पॉइंट कह रहा था कि उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा में क्या इफेक्ट होगा। तो भाई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वृद्धि होने पर मांग वक्र क्या है, आगे की ओर खिसक सकता है। ध्यान रखना, डिमांड कर्व को चाहिए न कि सप्लाई को। तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है तो मांग वक्र है जो आगे की ओर खिसक रहा है। ठीक है, ये देखना।
ठीक है, ये देखो जब मांग वक्र में वृद्धि होती है तो मांग वक्र आगे की ओर खिसकता है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि को डिनोट करेगा। ये दे दो आप इसको D1, ये आपके D1, ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहां पर टच हुआ है तो ये आपके संतुलन बिंदु दे दो, क्योंकि मांग में परिवर्तन करना है न कि पूर्ति में, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उपभोक्ता की बात होती है। तो यहां से आप लाइन खींचो, ठीक है, और एक आप खींचो ये यहां से, क्योंकि हमें उपभोक्ता की आय में परिवर्तन करना है ना, इसीलिए, ठीक है, बिल्कुल सर। इसको आप दे दो P1, ये आपके Q1, ठीक है, ये आपके नया संतुलन बिंदु होता है E1। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो हमारा संतुलन बिंदु होगा E1 पर, हमारे नए संतुलन की जो कीमत होगी वो OP1 होगी, यहाँ पर होगी, और नए संतुलन की मात्रा होगी OQ1 पर। जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग वक्र आगे की ओर खिसक जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना सेकंड पॉइंट में कि अगर कमी हो जाए तो संतुलन की कीमत कहां पे होगी और मात्रा कहां पे होगी। देखना फर्स्ट पॉइंट में तो कीमत भी बढ़ी है और मात्रा भी बढ़ी है, देखो ये प्राइस इंक्रीज हुई है और आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखना कि अगर मांग में कमी हो जाए, उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है तो मांग वक्र है जो पीछे की ओर आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है सर। ये मैं कमी को डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सर। ये अगर कमी होती है तो इसको आप नाम दे दो D2, ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपके D2। अब देखो ये यहां पर कट हो रहा है तो एक नया संतुलन बिंदु यहां पर भी प्राप्त होगा, आपके E2 दे दो, E2, समझ में आया, ठीक है सर, ये E2 लिखा है, ठीक है। हाँ, जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी तो मांग वक्र बाईं ओर रहता है, पीछे की ओर, ठीक है, बिल्कुल सर। और यहाँ पर कट हो रहा है तो यहाँ से जो मांग और पूर्ति निकल कर आती है ये आपके संतुलन की मात्रा है, और यहाँ से जो मूल्य निकल कर आएगा उस नए संतुलन की कीमत होती है। अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो, ठीक है, बिल्कुल सर। इसको आप दे दो P2 और इसको दे दो Q2, समझ में आया, क्लियर। एक ना जैसे कीमत बढ़ी है आपकी मात्रा बढ़ी है, और जैसे आपकी कीमत घटी है यहाँ पर आपकी मात्रा भी घट चुकी है, समझ में आया। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो मांग वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाता है, अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, समझ में आया, क्लियर। इसकी व्याख्या भी आपको मैंने कर दी है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए तो देखना उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, और साथ ही साथ आपके संतुलन की कीमत में भी वृद्धि होगी और संतुलन की मात्रा में भी वृद्धि होगी। अगर उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो मांग वक्र बाईं ओर खिसकेगा, कीमत भी कम होगी और मात्रा भी कम होने वाली, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये था आपके उपभोक्ता की आय से संबंधित प्रश्न, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक बार इसको नोट कर दो अच्छे से, चलिएगा। अब सेकंड प्रश्न आपको कह रहा है कि जब उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की, क्या कह रहा है कि जब उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की, समझना इस आगतों, क्योंकि हमारे उत्पादन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होती है आगत, एक होती है निर्गत। आगत का मतलब होता है कि जिन साधनों के माध्यम से आप उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, ये आपके आगत कहलाती है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इनपुट। एक होता है आपके निर्गत, जब आपके वस्तु बनके तैयार होती है जिसको आप कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट, वो आपके निर्गत कहलाती है, इंग्लिश में कहते हैं आउटपुट,
ठीक है। तो ये कह रहा है कि सर आगतों की कीमतों में अगर परिवर्तन हो जाता है, आगतों की कीमतों में परिवर्तन में है तो परिवर्तन में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों ही चीज हो सकती है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि आगतों की कीमतों में परिवर्तन, आगतों की कीमतों में परिवर्तन मतलब जो उत्पादन के साधन है अगर वो महंगे हो जाए या सस्ते हो जाए, जो उत्पादन के साधन है उनकी अगर कीमत बढ़ जाए या कीमत घट जाए, तो किसी वस्तु की संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा किस प्रकार से परिवर्तित होती है। भाई परिवर्तन लिखा है तो परिवर्तन में दो चीज होती है, या तो वृद्धि या फिर कमी। तो हाँ आपको यहाँ पर दोनों बताना है कि अगर उत्पादन के साधन अगर महंगे हो जाए, उनके साधनों की कीमतें अगर बढ़ जाए तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर घटे तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक मांग वक्र बना देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये देखो ये आपके मांग वक्र, ठीक है, ये आपके मांग वक्र है, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर ये आपके पूर्ति वक्र है, ये आपके पूर्ति वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। यहां पर आपके बाजार का संतुलन है, यहां से जो मांग और पूर्ति निकल कर आती है ये आपके संतुलन की मात्रा हो चुकी है, ठीक है, बिल्कुल सर। यहां से जो मूल्य निकल कर आता है वो आपके संतुलन की कीमत है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब आपको देखना है कि अगर आपके आगतों की कीमतों में अगर वृद्धि हो जाए, आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो भाई पूर्ति वक्र क्या होगा, बाई और किसकेगा, तो ये हम बाई और किसका देते हैं, अगर आगतों की कीमतों में वृद्धि होती है तो, ठीक है ना। ये देखो ये आगतों की कीमतों में वृद्धि होने पर, ठीक है, तो ये आपके पूर्ति वक्र दे देते हैं, मान लीजिएगा S2, ठीक है, ये आपके S2। अगर आगतों की कीमतें बढ़ जाए, अगर आगतों की कीमतें बढ़ जाए तो पूर्ति वक्र है जो बाई और किसकेगा, यहां पर संतुलन हो रहा है, देखना मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो प्रोडक्शन में उत्पादक की बात हो रही है, उत्पादक का संबंध किससे होता है, पूर्ति से, ठीक है, बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये आपके पूर्ति की मात्रा हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपके पूर्ति की मात्रा हो जाएगी और ये आपकी कीमतें हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब नए संतुलन की कीमत यहाँ पर होने वाली है, ये आपके संतुलन बिंदु दे दो P2, ये आपके P2, ये आपके Q2। जैसे ही अगर उत्पादन के साधनों की जो कीमत है, आगतों की जो कीमत है वो अगर बढ़ जाए तो आपके कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन पूर्ति की जो मात्रा है, संतुलन की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। देखना जैसे आगतों की कीमतों में वृद्धि हुई है तो पूर्ति वक्र में कमी हुई है, पूर्ति वक्र में कमी हुई है, और साथ ही साथ आपकी जो संतुलन की मात्रा है वो घट चुकी है, समझ में आया। देखो वापस देखना, अच्छी तरीके से समझना। जैसे आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाए, जैसे ही आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी जो संतुलन की मात्रा है ये घट चुकी है, आपका पूर्ति वक्र है वो बाई ओर खिसक चुका है, समझ में आया, ठीक है सर। अब दूसरा केस देखते हैं कि अगर आगतों की कीमतों में कमी हो जाए, अगर आगतों की कीमतों में कमी हो जाए तो भाई आगतों की कीमतों में कमी होगी तो संतुलन की मात्रा क्या होगी, बढ़ने वाली है, तो पूर्ति वक्र क्या होगा सर, दाईं ओर खिसक जाएगा, तो पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, ठीक है,
तो ये आपके पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक चुका है, इसको नाम दे देते हैं S1, ये आपके S1। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपके संतुलन की मात्रा है जो यहाँ पर निकल चुकी है, इसको नाम दे देते हैं E1। E1 तो यहां से जो आपका मूल्य निकल कर आ रहा है ये आपके आगत की कीमत है। ठीक है, और ये आपके मात्रा दे देते हैं Q1। देखो जैसे आगतों की कीमतों में कमी हुई है, जैसे आगतों की कीमतों में कमी हुई है तो संतुलन की मात्रा बढ़ चुकी है और साथ साथ पूर्ति वक्र है वो भी बढ़ चुका है। समझना इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से कि मैं सर क्या कहना चाह रहा हूं। जब आगतों की कीमत बढ़ेगी तो आपकी उत्पादन की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और जैसे आपके उत्पादन की लागत बढ़ी तो आपके उत्पादन की कीमत बढ़ चुकी है, और जैसे उत्पादन की कीमत बढ़ेगी तो आपको लाभ कम प्राप्त होगा। समझ में आया? लाभ कम प्राप्त होगा आप क्यों? क्योंकि सर आगतों की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है, श्रम है, भूमि है, पूंजी है, ये सब क्या हो चुके हैं, महंगे हो चुके हैं, इनकी कीमतों में आपने वृद्धि की है तो आपकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, आपका प्रॉफिट कम हो चुका है, आपकी प्राइस बढ़ी है। समझ में आया? ठीक है। अब अगर आगतों की कीमत में कमी हो जाए, अगर आगतों की कीमत में कमी हो जाए तो आपकी जो संतुलन की मात्रा है वो बढ़ने वाली है। ठीक है ना? देखना, चलिएगा इसको समझ लो वापस। ठीक है, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाए, आगतों की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो आपके उत्पादन की लागत बढ़ेगी। आगतों की कीमत में वृद्धि हुई है तो आपके उत्पादन की लागत बढ़ेगी, आपके उत्पादन की लागत बढ़ेगी, आपके उत्पादन की कीमत बढ़ने वाली है, उत्पादन की कीमत बढ़ेगी, संतुलन की मात्रा घटेगी, पूर्ति वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाएगा, साथ ही साथ आपके लाभ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरी चीज में समझना, दूसरे केस में मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आगतों की कीमतों में कमी हो जाए, अगर आपके आगतों की कीमतों में कमी हो जाए तो आपके उत्पादन की लागत घटेगी। ठीक है। दूसरी चीज कि आपकी जो संतुलन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी और पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, आपको लाभों में भी वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि सर आपके जो भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उनकी जो लागत है वो कम आएगी, लागत कम आई है, आपकी प्राइस कम आएगी, प्राइस कम आएगी तो प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा। समझ में? लाभ की स्थिति क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो चुका, बढ़ चुका है। जैसे अगर आगतों की कीमत में कमी हो जाए तो आपके यहाँ पर आ जाएगा, आगत की कीमत बढ़ जाए तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसकी व्याख्या भी कर दी है कि उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमतों में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, अतः वो पूर्ति वक्र है जो दाईं ओर खिसक जाएगा और इसी के फलस्वरूप कीमत बढ़ जाएगी तो संतुलन मात्रा घट जाएगी। समझ में आया? देखो जैसे आपकी कीमत बढ़ी है आपकी संतुलन की मात्रा घट चुकी है, जैसे आपकी कीमत घटी है आपकी संतुलन की मात्रा बढ़ चुकी है। ठीक है, अगर आगतों की कीमत में कमी होगी तो उत्पादन लागत में भी कमी आएगी, अतः पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकेगा, कीमत कम होगी और संतुलन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। समझ में आया? पहले आपके पूर्ति वक्र यहाँ पर था, मांग वक्र यहाँ पर था। ठीक है, बिल्कुल सर। जैसे आगत की कीमत बढ़ जाए, उत्पादन के जो साधन है वो अगर महंगे हो गए तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, तो पूर्ति वक्र है वो बाईं ओर खिसकेगा, आपकी जो मात्रा है संतुलन की मात्रा ये भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर उत्पादन के साधनों की कीमत अगर घटेगी, ठीक है, तो कीमत है वो नीचे की ओर आ जाएगा, मात्रा है वो बढ़ जाएगी संतुलन की,
पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर खिसकेगा और यहाँ पर आपको एक नया संतुलन बिंदु जो प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल सर, इसको नोट करो अगले क्वेश्चन के लिए। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि वस्तु बाजार तथा श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र किस प्रकार भिन्न होते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि वस्तु बाजार तथा श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो देखिएगा एक्चुअली यहाँ पर क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वस्तु बाजार और श्रम बाजार क्या दिक्कत क्या परेशानी होता है। ठीक है, तो देखो भाई सिंपल सी चीज है, वस्तु बाजार का मतलब होता है जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो देखो भाई वस्तु बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र वस्तु की मांग तथा पूर्ति को व्यक्त करता है। सिंपल सी चीज है भाई, वस्तु बाजार है तो जहाँ पर वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है तो वहां पर जो भी डिमांड और सप्लाई होगी वो किसकी होगी, वस्तुओं की होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार वस्तु की मांग के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है। भाई वस्तु बाजार है तो वस्तु बाजार में मांग और पूर्ति को व्यक्त होता है, तो वहां पर नियम भी कौन से होंगे, मांग और पूर्ति के नियम। मांग का नियम भी आपने देखा था, हाँ कि सर मांग का नियम आपने सर देखा था कि अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता उसकी मांग कम करेगा। ठीक है, अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कैसा संबंध है, विपरीत था। कैसा था, विपरीत है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, मांग वक्र कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और वस्तु की पूर्ति के संदर्भ में पूर्ति का नियम होगा और सप्लाई की बात होगी तो पूर्ति का नियम होगा वस्तु बाजार के अंदर। ठीक है भाई, पूर्ति का नियम भी आपको पता है, पूर्ति का नियम सर, पूर्ति का नियम क्या कहता है कि ये आपकी कीमत है और ये आपकी मात्रा है। कीमत बढ़ी है तो उत्पादक वस्तु की मात्रा को बढ़ा देता है, कीमत घटी है तो उत्पादक वस्तु की मांग को कम कर देता है। मतलब यहाँ पर प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, कैसा है, धनात्मक है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसी प्रकार वस्तु बाजार में मांग वक्र दाईं और नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, वस्तु बाजार में मांग वक्र कैसा होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, गिरता हुआ होता है, समझ में, ऋणात्मक होता है। और पूर्ति वक्र कैसा होता है, नीचे से ऊपर। मांग वक्र तो ऊपर से नीचे है, मांग वक्र कैसा होता है, ऊपर से नीचे। पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, नीचे से ऊपर की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर। ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, समझ में। मांग वक्र कैसा है, ऋणात्मक है, जबकि पूर्ति वक्र कैसा, धनात्मक है, समझ में। ये नीचे से ऊपर है, ये ऊपर से नीचे है। ठीक है सर, तो पूर्ति वक्र है वो ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, समझ में। ये गिरता हुआ होता है जबकि ये उठता हुआ ऊपर की ओर। ठीक है सर, अब देखो भाई श्रम बाजार में, अब इस श्रम बाजार क्या होता है, तो सिंपल सी चीज है, वस्तु बाजार में वस्तुओं का अध्ययन करते थे, वस्तुओं का क्रय विक्रय। तो श्रम बाजार में श्रमिकों की बात होगी, श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति। ठीक है, तो श्रम बाजार में मांग और पूर्ति वक्र श्रम की मांग और पूर्ति को व्यक्त करता है। सिंपल सी चीज है, श्रम बाजार है तो श्रम बाजार में श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति को दिखाया जाता है। श्रम की मांग भाई कौन करेंगे, उत्पादक और फर्मों द्वारा की जाती है, समझ में आया। श्रम की डिमांड कौन करेंगे, उत्पादक या फर्म करेगी, समझ में आया। और श्रम की पूर्ति कौन करते हैं, श्रमिकों द्वारा, समझ में आया। श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है। जबकि वस्तु बाजार में मैंने आपको बताया था कि वस्तु बाजार के अंदर ये जो मांग है ये किस पर होता है, उपभोक्ताओं पर। पूर्ति का नियम उत्पादकों पर। यहाँ पर वस्तु की बात की थी, ठीक है, इसमें आपने उपभोक्ताओं की, इसमें आपने उत्पादक की। श्रम बाजार के अंदर मांग है वो उत्पादक द्वारा की जाती है और उसकी पूर्ति श्रमिकों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो श्रम की मांग व्युत्पन्न होती है। श्रम की मांग कैसे होती है, व्युत्पन्न होती है, मतलब इसकी जो मांग होती है वो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए की जाती है। ठीक है, तो श्रमिकों की डिमांड हम कब करते हैं, मांग कब उत्पन्न होती है, जब किसी अन्य वस्तु का उत्पादन करना है तभी तो भी मांग उत्पन्न होती है। बिल्कुल सर,
तो देखो भाई, श्रम बाजार के अंदर मैं कह रहा हूँ, आपने ये तो मांग के अंदर तो देख लिया, ठीक है, वस्तु बाजार में। अब श्रम बाजार के अंदर देखो कि सर श्रम बाजार में, ठीक है, यहां पर तो मैं लिख लेता हूं मजदूरी दर, ठीक है, मजदूरी दर। यहां पर मैं लिखता हूं श्रम की मांग, श्रम की मांग। देखो भाई, अगर मैं मजदूरी दर को बढ़ा देता हूं, अगर मैं मजदूरी दर को बढ़ा देता हूं तो श्रमिकों की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे अगर मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रमिकों की मांग घट जाएगी, और अगर मैं मजदूरी दर को घटा देता हूं, अगर मैं मजदूरी दर को घटाता हूं तो श्रमिकों की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में? ये कह रहा हूं मांग के संदर्भ में, ठीक है। अगर मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रमिकों की मांग कम होगी, अगर मजदूरी दर घटेगी तो श्रमिकों की मांग बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर कैसा विपरीत है, ये श्रमिकों की मांग के संदर्भ में। अब पूर्ति के संदर्भ में देखते, यहाँ पर मैं लिखता हूं मजदूरी दर, मजदूरी दर, ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पर श्रम की पूर्ति, श्रम की पूर्ति। देखो भाई, जैसे अगर मजदूरी दर बढ़ेगी तो श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। जैसे अगर लेबर की जो रेट है वो अगर मैं बढ़ा देता हूँ, मजदूरी दर है वो बढ़ा देता हूँ, तो श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। और अगर मैं मजदूरी दर घटाता हूँ तो श्रम की पूर्ति भी घटेगी। समझ में आया? ठीक है। यहाँ पर तो कैसा हो रहा है, विपरीत है, यहाँ पर कैसा हो रहा है, विपरीत है, जबकि यहाँ पर कैसा हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर एक निश्चित स्तर के बाद, ठीक है, एक निश्चित स्तर पर मजदूरी के बाद, एक निश्चित स्तर पर मजदूरी के बाद श्रमिक विश्राम पसंद करने लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अब उसके पास में कोई वस्तु तो है नहीं, वस्तु है नहीं तो मतलब उत्पादन हो नहीं रहा है, उत्पादन हो नहीं रहा है मतलब काम नहीं हो रहा है, तो काम नहीं हो रहा है मतलब क्या कर रहा है, विश्राम कर रहा है, इसलिए वो विश्राम को पसंद करने लग जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई वस्तु है ही नहीं उत्पादन करने के लिए, हमारे पास कुछ काम है ही नहीं, इसीलिए श्रमिक क्या करता है, विश्राम को पसंद करने लग जाता है। मेरे पास में कोई काम नहीं होता है, मैं भी क्या करूंगा, विश्राम करूंगा। ठीक है, तो काम की तुलना में उसके आराम के जो घंटे हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, आराम के घंटे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये जो लिखा निश्चित स्तर पर मजदूरी के बाद, इसका मतलब होता है घंटों से, इसका मतलब किससे है, घंटों से। ये जो लिखा है श्रम की पूर्ति, इस श्रम की पूर्ति का मतलब घंटों से। ठीक है, बिल्कुल सर। और श्रम की पूर्ति पीछे की ओर मुड़ जाता है। देखना मैं आपको समझा रहा हूं। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है ये मांग वक्र है, ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है, गिरता हुआ होता है। ठीक है, पूर्ति वक्र है ये नीचे से ऊपर की ओर, मांग वक्र ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे है, और पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर है, धनात्मक है। ठीक है, बिल्कुल है। तो ये तो मैंने आपको बताया है वस्तु बाजार। अब देखो सेकंड डायग्राम है आपके, ये आपकी डिमांड क्या है, ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है, दाईं ओर गिरता हुआ। ठीक है, पूर्ति वक्र है ये नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है। ठीक है, ये देखो ये धनात्मक है, जबकि ये आप, ठीक है, ये भी धनात्मक ही है, ये भी कैसा है, धनात्मक ही है, लेकिन मांग वक्र कैसा होगा, ऋणात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पर भी मांग वक्र कैसा, ऋणात्मक है। ये तो वस्तु बाजार में, लेकिन ये श्रम बाजार में समझना यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर श्रम बाजार में जो पूर्ति वक्र है ये कैसा है, नीचे से ऊपर की ओर है, बढ़ता हुआ है। लेकिन सर यहाँ पर देखो इस पॉइंट के बाद में ये वापस क्या है, बाईं ओर मुड़ना शुरू कर देता है। देख लो यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसके बाद में क्या हो रहा है, एक ये जो निश्चित स्तर आ चुका है, इस निश्चित स्तर के बाद में पूर्ति वक्र क्या है, बाईं ओर खिसक जाता है। ये जो श्रम की पूर्ति है ये बाईं ओर खिसक जाती है। देख लो अच्छी तरीके से, ये निश्चित स्तर है, इस निश्चित स्तर के बाद ये जो श्रम की जो पूर्ति है ये बाईं ओर खिसक जाते हैं, यही कहलाती है यहाँ पर श्रम की पूर्ति में। समझ में आए, यही चीज कह रहा हूं मैं यहाँ पे, ये निश्चित स्तर है और इस निश्चित स्तर के बाद में ये देख लो ये कैसा हो चुका है सर, ये बाईं ओर मुड़ चुका है, ये कैसा हो चुका है, बाईं ओर मुड़ चुका है। समझ में आया? ठीक है सर। यहाँ पे श्रम की कीमत नहीं है, यहाँ पे आप लिखो श्रम की
मजदूरी दर, श्रम की मजदूरी दर, ठीक है ना, ठीक है, इस श्रम की मजदूरी दर कर देना, ठीक है। तो वस्तु बाजार और श्रम बाजार में केवल यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर कीमत थी, यहाँ पर श्रम की मजदूरी दर, ठीक है। क्योंकि देख लो श्रम की मजदूरी दर अगर मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरी मात्रा क्या होगी, घटेगी, और अगर मैं मजदूरी दर को घटाता हूँ तो मेरी मात्रा बढ़ेगी। देखो मैं वापस कह रहा हूँ, श्रम की मजदूरी दर अगर बढ़ाता हूँ, अगर श्रम की मजदूरी दर बढ़ाता हूँ तो मेरी मात्रा घटेगी, ठीक है। जो श्रम की मांग है वो क्या हो जाएगी, घटने लगेगी, कम होने लगेगी, ठीक है। तो इसको नोट कर दो एक बार अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तो चलेगा आज का हमारा इस वीडियो का, तो चलेगा लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। तो चलेगा पूर्ति तथा मांग वक्र का उपयोग करते हुए दर्शाइए, क्या कह रहा है कि पूर्ति तथा मांग वक्र का उपयोग करते हुए दर्शाइए कि जूतों की कीमतों में वृद्धि, जूतों की कीमतों में वृद्धि, खरीदी व बेचे जाने वाली मोजों की जोड़ी, खरीदी व बेचे जाने वाली मोजों की जोड़ी की कीमतों को तथा संख्या को किस प्रकार प्रभावित करती है। पूर्ति तथा मांग वक्रों का उपयोग करते हुए दर्शाइए कि जूतों की कीमतों में वृद्धि, खरीदी व बेची जाने वाली मोजों की जोड़ी की कीमतों को तथा संख्या को किस प्रकार प्रभावित करती है। बिल्कुल सर। तो देखो भाई, सबसे पहले तो समझो पूरक वस्तुएं क्या होती है। पूरक वस्तुएं का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग आप एक साथ करते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग आप एक साथ करते हैं। एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो साथ में दूसरी वस्तु की भी कीमत बढ़ने वाली है, समझ में आया। जैसे कार पेट्रोल है, पेन सिए है, ठीक है, गुड़ या शक्कर है, जूते और मोजे है, ये सब क्या है, पूरक वस्तु के एग्जाम्पल है। अब देखो इस प्रश्न के अंदर आपको जूते और मोजों की बात होती है, तो देखना अच्छे से। यहां पर मैं कह रहा हूं जूतों की कीमत, जूतों की कीमत, ठीक है, बिल्कुल सर, जूतों की कीमत। और यहां पर मैं कह रहा हूं जूतों की या फिर मोजों की, ठीक है, मोजे की मात्रा। तो देखो भाई, जूतों की प्राइस अगर मैं बढ़ाता हूं, जूतों की प्राइस अगर मैं बढ़ाता हूं तो जूतों या मोजों की जो मांग है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ में आया। जैसे अगर मैं जूते की प्राइस बढ़ाता हूं तो जूते के साथ में मोजे की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैं जूतों की प्राइस बढ़ाता हूं तो जूते या जो मोजे की क्वांटिटी ये क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, समझ में आया, ठीक है सर। और जैसे मैं अगर जूतों की प्राइस कम करता हूं तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ में आया। जैसे अगर जूतों की प्राइस कम करता हूं तो जूते या मोजों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा यहाँ पर भी मैंने लिख तो दिया है कि जूते तथा मोजे पूरक वस्तुएं, और पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका उपयोग आप एक साथ करते हैं, और ऐसी वस्तुओं के अंदर एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु के साथ साथ में जो दूसरी वस्तु की मांग है वो क्या हो जाती है, कम होती है। देख लो जूतों की प्राइस मैंने बढ़ाई है तो यहाँ पर मोजे की मांग क्या हो चुकी है, मोजे की भी मांग कम हुई है। जूते की प्राइस जैसे मैंने बढ़ाई है, जैसे मैंने जूते की प्राइस बढ़ाई है तो मोजे की भी मांग क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। जूतों की तो हुई है लेकिन साथ में मोजे की भी मांग कम हुई है। और जैसे अगर मैं जूतों की कीमत को कम करता हूँ तो जूते और मोजों की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, समझ में आया, ठीक है सर। समझना वापस मैं कह रहा हूँ,
जैसे जूतों की प्राइस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो जूते और मोजे इन दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जूतों की प्राइस में बढ़ाता हूँ तो जूते और मोजे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जूतों की प्राइस अगर कम करता हो तो जूते और मोजे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है सर। अब देखना इसका जो वक्र है वो किस प्रकार से है। ठीक है, अच्छे से समझना, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो रहता है इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन से आज की इस वीडियो का। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो भाई, ये आपका डिमांड करा, ये आपका डिमांड करा है। ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पर मोजे की कीमत है, यहाँ पर मोजे की मात्रा है। ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पे एक्चुअली क्या, मांग और पूर्ति दोनों का आपको उपयोग करना है, मांग और पूर्ति दोनों का उपयोग करना है, समझ में आया? बिल्कुल सर। ये आपका एसएस कर्व है, ये आपका एसएस कर्व। ठीक है, बिल्कुल सर। संतुलन बिंदु है। ठीक है सर, मिला दो सर इसको यहाँ पे, इस आपने इसको यहाँ पे मिला दिया है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। ये आपके पी है और ये आपके क्यू है। ठीक है सर। अब देखो यहां पर प्रश्न में कह रहा है कि जूतों की कीमतों में वृद्धि, क्या कह रहा है, जूतों की कीमतों में वृद्धि। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे अगर जूतों की कीमत में वृद्धि होती है, जूतों की कीमतों में वृद्धि होती है, तो जूतों की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। जूतों की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है। तो जैसे जूतों की मात्रा अगर घटती है, जैसे अगर जूतों की मात्रा क्या होती है, घटती है, तो जूतों का जो मांग वक्र है वो बाई ओर खिसकेगा। जूतों की जैसे मैंने यहाँ पर प्राइस बढ़ा दी है, ठीक है, तो जूते का जो मांग वक्र है वो बाई ओर शिफ्ट हो जाता है। तो ये जस्ट सपोज बाई ओर शिफ्ट हो चुका है, समझ में आया? ठीक है सर। ये देखना, ये जूतों की प्राइस जैसे मैंने बढ़ाई तो जूतों का जो मांग वक्र है वो बाई ओर खिसक जाता है। ठीक है, जस्ट सपोज जब जूतों की प्राइस 100 थी तो उस समय आपका मांग वक्र यहाँ पर था, उस समय आपका मांग वक्र 100 पर था, मतलब डीप पे। ठीक है, जब जूतों की प्राइस 100 रुपए थी तो उस समय आपके जूतों का मांग वक्र डीडी पर था। लेकिन जैसे आपने जूतों की प्राइस बढ़ा दी है, जैसे आपने जूतों की प्राइस बढ़ाई है तो जूतों की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो ये जूतों का मांग वक्र बाई ओर शिफ्ट हो चुका है। जूतों की भाई प्राइस बढ़ाई है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिएगा D1। ठीक है, ये आपने D1 दे दिया। जैसे जूतों की प्राइस आपने बढ़ाई, जस्ट सपोज आपने जूतों की प्राइस जब आपने 120 की तो आपका मांग वक्र है वो बाई ओर शिफ्ट हो चुका है, मांग में कमी हो चुकी है। अब देखो भाई, यहाँ पर टच हो रहा है मांग और पूर्ति। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब आपको नया संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से एक आपकी मात्रा निकल के आ रही है मोजे की। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल सर। इसको दे देते हैं P1 Q1। समझना इस पॉइंट को बहुत अच्छे से, क्या कहना, जैसे आपने जूते की प्राइस बढ़ाई, पहले आपकी जूते की प्राइस जब मान लीजिएगा 100 रुपए थी तो उस समय जूते का मांग वक्र कहां पर था, डीडी पर था। उस समय मोजे की कीमत ओपी थी और मात्रा कितनी थी मोजे की, ओक्यू थी, समझ में आया? और उस समय मान लीजिएगा संतुलन बिंदु ई पर था। ठीक है, लेकिन जैसे आपने जूतों की प्राइस बढ़ा दी है, जैसे आपने जूतों की प्राइस 100 से बढ़ाकर मान लीजिएगा 120 की है, जूते की कीमत आपने कितनी की है, 120 की है, तो आपका जो जूतों का मांग वक्र है वो बाई ओर शिफ्ट हो चुका है, क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। मांग वक्र क्या हो चुका है, घट चुका है, मांग पीछे की ओर आ चुकी है, समझ में? ये मांग वक्र पीछे की ओर आ चुका है, बाई ओर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखो भाई, जब जूतों की कीमत आपने बढ़ाई तो आपका जूतों का मांग वक्र बाई ओर शिफ्ट हो चुका है, तो इससे मोजे पर क्या इफेक्ट हुआ है? तो सर यहाँ पर आपका जो मोजे की मात्रा है ये भी क्या हो चुकी है, घट चुकी है। जब जूतों की कीमत आपने बढ़ाई, देखो जब आपने जूतों की कीमत बढ़ाई तो यहाँ पर मोजे की मात्रा क्या होती है, कम होती है।
देखो जूते की कीमत जब बढ़ती है तो मोजे की मात्रा क्या होती है, कम होती है। समझ में आया? तो ये मोजे की मात्रा क्या हो चुकी है, घट चुकी है। ठीक है, तो ये मोजे की मात्रा घट चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सर। और ये जो मोजे की कीमत भी घट चुकी है, मोजे की कीमत भी घट चुकी है। समझ में आया? ठीक है, अब देखना जैसे ही आपने जूतों की कीमत बढ़ाई है, जैसे ही आपने जूतों की कीमत बढ़ाई है, आपका मांग घट चुका है, तो साथ में आपका ये जो संतुलन बिंदु है ये यहां पर आ चुका है E1 पर। समझ में आया? पूर्ति है वो भी क्या हो चुकी है, घट चुकी है। जब जूतों की कीमत 100 थी, मांग वक्र DD पर था, तो उस समय आपके संतुलन बिंदु यहाँ पर था, तो उस समय पूर्ति ज्यादा थी। लेकिन जैसे आपने प्राइस बढ़ाई तो आपकी मांग क्या हो, मांग वक्र पीछे की ओर आ चुका है और संतुलन बिंदु E1 पर आ चुके हैं, आपकी पूर्ति नीचे की ओर आ चुकी है। देखो पूर्ति थी पहले यहाँ पर थी, लेकिन अब यहाँ पर आ चुकी है। समझ में आया? ठीक है सर, ये तो मैंने आपको बताया जूतों के अंदर जब कीमत में वृद्धि करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है कि मोजे की मांग कम होने पर मोजे की कीमत भी कम है। देखो मोजे की कीमत कम है, ये मोजे की कीमत कम है तो मोजे की मांग भी कम है। ठीक है सर, अब मोजे की पूर्ति भी क्या है, कम हो जाएगी। पहले मोजे की पूर्ति यहाँ पर थी, अब मोजे की पूर्ति यहाँ पर होगी। समझ में आया? पहले यहाँ पर था लेकिन अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सर। और यदि जूतों की कीमतें बढ़ती है तो उसका मांग वक्र बाई ओर खिसकता है। देखो मैंने जूतों की प्राइस बढ़ाई थी, 100 से 120 की थी। ये जो प्राइस दी गई थी जूतों की प्राइस है। ठीक है, तो 100 से 120 की, तो मांग वक्र जूतों का जो मांग वक्र है ये बाई ओर आ चुका है, पीछे की ओर कम हो घट चुका है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये दिखाया गया है कि मोजे की मांग कम हो गई है और उसकी कीमत भी कम हो गई है। समझ में आया? ये देख लो मोजे की मांग भी कम हो चुकी है और कीमत भी कम हो चुकी है। ठीक है सर, ये तो कीमत बढ़ाने के संदर्भ में था जूते की, क्योंकि जूतों के संदर्भ में काम किया जाए। अब देखना जूतों की कीमत अगर कम हो जाए, अगर जूतों की कीमत कम हो जाए, जूतों की कीमत मान लीजिएगा 100 रुपए से घटकर 80 रुपए हो जाए। कितनी थी जूतों की कीमत? 100 रुपए थी। अब 100 रुपए से मैं कम कर रहा हूं कितना, 80 रुपए। तो जब कीमत में कमी हुई है, देखना जब कीमत में कमी हुई है तो मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो मांग वक्र आगे की ओर आ जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये देखो, तो ये मैं जूतों का मांग वक्र आगे की ओर खिसका रहा हूं। ठीक है सर, ये देखो ये मैं जूतों का मांग वक्र आगे की ओर मैंने खिसका दिया है। ये जूतों का मांग वक्र है जो आगे की ओर खिसका दिया। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये देखो D2 और ये भी आपके D2। जब जूतों की कीमत में अगर कमी की है, तो देखो जूतों की कीमत में कमी की है, 80 रुपए की है, तो आपका मांग जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखो जूतों की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपने जूतों की कीमत घटाई है तो जूतों की मात्रा बढ़ चुकी है। समझ में आया? जैसे ही आपने क्या किया सर, जैसे ही आपने जूतों की कीमत कम की है तो जूतों की मात्रा बढ़ी, लेकिन साथ में मोजे की भी मात्रा बढ़ी है। ठीक है, जूतों की मात्रा तो बढ़ी है लेकिन साथ में मोजे की भी मात्रा बढ़ी है। समझ में आया? ये अगर जब जूतों की प्राइस अगर मैं 80 रुपए रखता हूं तो, ठीक है, जूतों की प्राइस 80 रुपए पर। अब देखो यहाँ पर कट हो रहा है, तो यहाँ पर जहां पर ये बराबर हो रहे वहां से आपकी कीमत निकाल दो, ये आपके कीमत है। ठीक है, बिल्कुल सर। और ये आपकी मात्रा। ठीक है, बिल्कुल सर। इसको दे दो P2, ये आपके Q2। ठीक है, ये वृद्धि का संकेत है। समझ में आया? ठीक है, और इसको भी दे दो आप E2। देखो जैसे ही जूतों की कीमत कम हुई है, जूतों की कीमत कम हुई है, तो यहाँ पर देखो मोजों की मांग क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जूतों की कीमत जैसे आपने क्या की है सर, तो सर जूतों की कीमत आपने कम की है, तो जूतों की डिमांड बढ़ चुकी है। ये देखो ये मांग वक्र आगे की ओर खिसक चुका है। देखो जूतों की कीमत कम की है तो जूतों और मोजे की मांग क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। समझ में आया? ठीक है सर। तो जूतों की प्राइस जैसे मैंने कम की है, 80 रुपए की है, तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक चुका है। और दूसरी चीज कि मोजे की मांग क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। OQ से बढ़कर OQ2 हो चुका है और कीमत P2 पर आ चुकी है।
समझ में आया? ओपी से बढ़कर ओपी टू, और इसकी व्याख्या भी यहाँ पे मैंने कर दी है, ठीक है। इसके विपरीत में अगर घटती है तो, ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर कि इसके विपरीत में जूतों की कीमतों में अगर कमी होती है तो उसका मांग वक्र दाईं ओर खिसकता है। ये देखो, ये दाईं ओर खिसक चुका है। और यह दिखाया गया है कि मोजों की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है। देखो, मोजों की मांग बढ़ी है तो यहाँ पे इसकी भी क्या हो चुकी है, जैसे मोजे बढ़ चुके हैं, मोजों की क्वांटिटी बढ़ी है तो मोजे की कीमत भी बढ़ चुकी है। समझ में आया? मोजों की क्वांटिटी बढ़ रही है तो मोजे की कीमत भी बढ़ चुकी है। समझ में आया क्या है? ठीक है, ये देखना अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर समझा दिया कि जब आपके जूतों की कीमत 120 थी तो उस समय मान लीजिए का मांग वक्र आपके कहां पर था, तो उस समय आपका मांग वक्र था D1 पर, ठीक है, कहां पर था? D1 पर। और जैसे आपने जूतों की प्राइस 80 रुपए की, जैसे आपने जूतों की प्राइस 80 रुपए की तो आपका मांग वक्र D2 पर आ चुका है। समझ में आया? ये दाईं ओर खिसक चुका है, वृद्धि को संकेत देता है। ये आपके मांग में वृद्धि का, ये आपके बाईं ओर खिसक चुका है जो कि कमी का। समझ में आया? ये आपके वृद्धि का है, ये आपके वृद्धि को डिनोट करता है, और ये आपके कमी को। जब जूतों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र DD से D1 की ओर आ जाता है, और मांग जूतों की कीमत में कमी होती है, कीमत में कमी होगी तो ऊपर की ओर, और घटती है वृद्धि होती है तो पीछे। जूतों की प्राइस अगर मैं बढ़ाता हूं तो मेरा मांग वक्र बाईं ओर आ जाता है। समझ में आया? और जूतों की कीमतों को अगर घटा देता हूं तो मेरा मांग वक्र दाईं ओर आ जाता है, आगे की ओर। समझ में आया? बिल्कुल सर, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर दाईं ओर, ठीक है, बिल्कुल सर, तो ये बाईं ओर। समझ में आया क्या है? ठीक है सर, तो इसको नोट करो। नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके।